कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय को लेकर कोई जिज्ञासा एवं कोई प्रश्न आए तो आप उसे नोट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। हम कक्षा 9 के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पहले विज्ञान में गति के पाठ को और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में एक नए पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। कक्षा 9वीं के पढ़ाई के बाद हम एक बहुत रोचक कहानी देखेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है वंश वृक्ष, जिसमें हम जानेंगे कि सीमा कैसे अपने वंश वृक्ष को आगे बढ़ाती है और इसके बारे में क्या क्या जानती है। उसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में बहुपद के पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ भारत में राष्ट्रवाद शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका छठा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे एक समान वित्तीय गति के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर वित्तीय गति से क्या अभिप्राय है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होता होगा? दरअसल वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है उसी का मतलब है वृत्तीय गति। सीधी चल रही थी उसकी बात तो हमने कर ली, अब गोल घुमा दिया और कुछ नहीं किया। तो चलिए देख लेते हैं कि एक समान वित्तीय गति होती क्या है। अब मान लीजिए कोई गोल पाथ है। अब मान लीजिए कि इस पे कोई बच्चा गोल गोल भाग रहा है। अब आपको एक बात जाननी है कि जो त्वरण होता है वो दो चीजों की वजह से हो सकता है। या तो गति में बदलाव हो, जो कि त्वरण का डेफिनेशन ही है कि गति में बदलाव होता है, इसे त्वरण कहते हैं। परंतु अगर गति में बदलाव नहीं हो रहा पर डायरेक्शन यानी कि दिशा में बदलाव हो रहा है तो वो गति भी त्वरित ही होती है और उस गति में भी त्वरण होता है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वो एक ही गति से भाग रहा है, तो गति में तो बदलाव नहीं हो रहा परंतु इसकी दिशा जरूर बदल रही है, क्योंकि ये सीधा नहीं भाग रहा, हर बार अपनी दिशा को थोड़ा सा बदलता है और इसी के कारण ये गोल भाग पा रहा है। अब यहाँ पर जो ये गोल सर्कल बना है इसमें गति स्थिर है क्योंकि वो एक ही गति से भाग रहा है, फिर भी ये एक त्वरित गति का उदाहरण है। यहाँ पर इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, उसे मान लेते हैं r। तो यहाँ पर कुछ समय भी लगा होगा उसे भागने में, जिसे कहते हैं t, और इसे जो दूरी लगी होगी उसे कहते हैं 2πr। ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी वो सर्कल के बाहर भाग रहा है, यानी कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसे ही कहा जाएगा दूरी। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर में 2πr। तो अगर हम इसका वेग निकालना चाहें तो वो कितना आएगा? वेग बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी अपॉन में समय। तो दूरी अपॉन में समय डालने पर हमें वेग मिलेगा 2πr अपॉन में 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेग का एक वृत्ताकार गति के लिए। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं वृत्ताकार गति के। उदाहरण के लिए जो हमारा अर्थ है उसके आसपास जो हमारा मून घूमता है वो एक वृत्तीय गति में घूमता है और उसमें उसे 24 घंटे का समय लगता है। इसी तरीके से जो जाइंट व्हील होती है, यानी कि जो ये बड़ा वाला झूला होता है, यहाँ पर भी जो हर डब्बा होता है वो एक गोल गति में घूमता है। पहले वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है। तो ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब चलिए देख लेते हैं एक बार एक समान गति और असमान गति को। तो अचानक से हम इस पे कैसे आ गए? दरअसल हमारा अध्याय यहीं पे खत्म हो चुका है, परंतु इस अध्याय से ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार इन फॉर्मूलों को देख लीजिए और उसके बाद इन सभी फॉर्मूलों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा और उसके बाद रट लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एक समान गति जहां पर a 0 होता है और गति स्थिर होती है, और असमान गति जहां पर a 0 नहीं होता और गति अस्थिर होती है, दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं। आप एक समान में असमान गति का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते और असमान गति में एक समान गति का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक समान गति में एक फॉर्मूला है जो है गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, जबकि असमान गति में तीन फॉर्मूले हैं। एक है v बराबर में u प्लस at, दूसरा है s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब तक तो आपको ये याद हो चुका होगा, हम इसे 2 बार डिराइव भी कर चुके हैं। तो एक बार इन्हें अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले 2 और फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से देख लेते हैं। वो है औसत चाल और औसत वेग के। दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं और हम पहले पढ़ चुके हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन में कुल समय, और औसत वेग का फॉर्मूला होता है जितने भी वेग हैं उन सबको जोड़ दो और जितने वेग हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पर n वेग हैं तो n वेग का सम कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 वेग होते तो हम करते v1 प्लस में v2 अपॉन में 2 से डिवाइड करते हैं। तो जल्दी से इन दोनों फॉर्मूले को भी लिख लीजिए। चलिए, तो आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए और आपको सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। अब हम करते हैं हमारा पहला सवाल, जो कि है वित्तीय गति के ऊपर। तो सवाल है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो हमें ये कहा गया है कि त्रिज्या जो है वो 42,250 किलोमीटर है और एक बार पूरा घूमने में समय कितना लग रहा है, 24 घंटे का। तो चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें दी हुई है त्रिज्या यानी कि r, जो कि है 42,250 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 24 घंटे, और हमसे पूछा गया है गति। अब यहाँ पर गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन में t, हमने अभी अभी देखा था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर पाई भी लिख सकते हैं, गुने में 42,250 किलोमीटर अपॉन में 24 घंटे। अब यहाँ पर 2 से 24 को काटा जा सकता है तो आएगा 18, और फिर 42,250 से एक बार 2 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 9। उसके बाद इसे ज्यादा नहीं काटा जा सकता, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। v बराबर में 21,125 पाई अपॉन में 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऊपर किलोमीटर था और नीचे आवर था। अब आपको इससे आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल इक्वेशन बन जाती है और इसको सॉल्व करने में आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। इसे यहाँ पर छोड़कर आगे के दूसरे क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपके पास फिर टाइम बच जाता है तो उसके बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए त्वरण और इसको प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो सारी चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं। जैसे कि हमें बताया हुआ है u बराबर में 0, क्योंकि रेलगाड़ी पहले विराम अवस्था में थी तो उसकी प्रारंभिक गति तो 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी। v हमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, पर हम जानते हैं कि जो SI मात्रक है गति का वो है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसे बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अगर आपको बदलना नहीं आता तो इसका एक शॉर्टकट है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुना कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 यानी कि 5/18 के उल्टे से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो प्रारंभिक गति और अंतिम गति हमें दी हुई है, साथ में हमें दिया हुआ है समय 5 मिनट, पर हम जानते हैं कि समय का SI मात्रक है सेकंड, तो 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 5 को गुना करेंगे 60 से तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेकंड। अब हमसे पूछा हुआ है त्वरण कितना है और दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र था a बराबर में v माइनस यू अपॉन में t। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे।
v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, u यानी कि प्रारंभिक गति 0 था और समय लगा था 300 सेकेंड का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर था मीटर पर सेकेंड और नीचे था सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप चाहे तो 1/15 को और छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अगर आप ध्यान दें तो हमें अभी s भी निकालना है और उसके अंदर हमें a का इस्तेमाल करना है, तो पॉइंट वाले कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा टफ हो जाते हैं। तो इसे हम अभी 1/15 ही रहने देते हैं और s का फॉर्मूला लगाते हैं। तो s के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? दो फॉर्मूले हैं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो 2a है उसे नीचे ले जाइए और u तो हमारा 0 था, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ऊपर सिर्फ बचेगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यूज, v स्क्वायर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन में 2 गुने में 1/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड है ऊपर, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और दोनों सेकेंड से दोनों सेकेंड कट जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1 मीटर। उसी मीटर को हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब 20 अपॉन में 2 गुने 1/15 है, तो ये 1/15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 गुने में 15 अपॉन में 2। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000। तो 3000 ये हो गया और यूनिट आई थी मीटर, हमारे पास दूरी आ गई 3000 मीटर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने सीखा एक समान वृत्तीय गति और उसके अलावा हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस करी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज क्वेश्चन नंबर 1, एक समान वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? ऑप्शन ए एक समान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान वेग, ऑप्शन सी असमान त्वरण, ऑप्शन डी असमान वेग। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर और फिर 5 सेकंड में 50 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? ऑप्शन ए 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 0 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, औसत चाल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दूरी बटे में समय, ऑप्शन बी u प्लस में at, ऑप्शन सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऑप्शन डी कुल दूरी बटे में कुल समय। क्वेश्चन नंबर 4, त्वरण का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, बी बिंदु पर वस्तु कितनी दूरी तय कर चुका है? ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 625 मीटर। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 सी, क्वेश्चन नंबर 3 डी, क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 5 डी। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। इस अध्याय की शुरुआत से पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम फतेहपुर गांव और उसके विकास की बात करेंगे। उसके बाद उत्पादन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए उत्पादन का प्रमुख साधन भूमि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। गांव फतेहपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन,
मुर्गी पालन, डेयरी तथा दुकानदारी और परिवहन भी सीमित स्तर पर की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं उत्पादन क्रियाएं हैं और इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास तथा मुद्रा, जिसे हम पूंजी कहते हैं, इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं फतेहपुर किस प्रकार विकास की ओर बढ़ता है। फतेहपुर गांव अपने आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी बहती है, तो पश्चिम में पटना गया का मुख्य सड़क मार्ग है, जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं। उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गरीब लोगों की संख्या भी गांव की कुल संख्या का 1/4 भाग है, जो गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके घर मिट्टी और घास फूस के बने रहते हैं। इनके लिए सरकार ने इंदिरा आवास की योजना के तहत पक्के मकानों की व्यवस्था की है। राजधानी पटना से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन और रखरखाव के लिए गांव में ही एक पावर ग्रिड की स्थापना की। खेती में उपयोग किए जाने वाले सभी नलकूप प्रायः बिजली के द्वारा ही संचालित होते हैं। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक मध्य विद्यालय है, एक हाई स्कूल तथा एक डिग्री कॉलेज भी है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और एक निजी हॉस्पिटल भी है। डाकघर की सुविधा होने के साथ साथ इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। बच्चों, ये सारी चीज़ें हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है और इन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ही हम अपनी किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। गांव, शहर, कस्बा, देश या फिर विश्व में अनेक लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। कुछ कारीगर, कुछ शिक्षक, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ दुकानदार, समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के विभिन्न गांवों में खेती ही उत्पादन की प्रमुख विधि है और बाकी अन्य उत्पादक गतिविधियों में परिवहन, दुकानदारी तथा डेयरी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। गांव में तकनीकी और क्रांति के आने के बावजूद भी गांव के लोग आज भी कृषि के पुराने तरीकों के लिए अधिक लोकप्रिय हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का एक सामान्य अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। मान लीजिए हम किसी अंधेरे कमरे में हैं और हमें रोशनी की आवश्यकता है। इसके लिए हम किसी बल्ब का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें इस अंधेरे में ये बल्ब रोशनी प्रदान करता है, जिस रोशनी के द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा भोजन से हम अपनी भूख मिटाते हैं और पानी के द्वारा हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित वह शक्ति जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे उपयोगिता कहते हैं। भोजन और पानी, इन दोनों में वह शक्ति है जो कि हमारी भूख और प्यास मिटा रही है, अर्थात यही उपयोगिता है। किसी वस्तु में इस उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मिट्टी का उदाहरण ले लेते हैं। मिट्टी के द्वारा ही कोई कुम्हार बर्तन बनाता है, अर्थात मिट्टी पर काम करके वह इस मिट्टी को एक बर्तन में परिवर्तित करता है, जिस बर्तन में लोग अपना सामान भी रखते हैं, जिस बर्तन से लोग पानी भी पीते हैं या फिर अन्य कामों में उस बर्तन का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं, जब हम किसी कच्चे माल को किसी काम के लायक बनाते हैं या उपयोगी बना देते हैं, तो उसे ही उत्पादन कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। अनाज उगाने के लिए हमें खेत,
हल और बैल तथा मजदूरों की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा कारखानों में भी उत्पादन के लिए मकान और श्रमिक के अलावा पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता होती है। बच्चों, उत्पादन के इन साधनों के बगैर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन के इन साधनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन तथा उद्यम या साहस को शामिल किया गया है। आज हम उत्पादन का एक प्रमुख साधन भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की ही आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब जमीन या उसकी ऊपरी सतह से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार हैं, जिनमें पानी, हवा तथा प्रकाश प्रमुख है। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ पर काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती ही की जाती है। बिहार की जो फसलें हैं उनमें खरीफ की फसल जो कि जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है, इसके अंतर्गत धान और हरी सब्जियां बोई जाती हैं। इसके बाद रबी की फसल नवंबर से फरवरी यानी जाड़े के मौसम में बोई जाती है, जिसमें गेहूं के साथ तिलहन और आलू की खेती होती है। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी होती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। खरीफ तथा रबी की फसलों को मंडी में बेच दिया जाता है। बच्चों, 1960 से 1970 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें अधिकतर असिंचित भूमि थी। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। मुरारी की मृत्यु के बाद उसके भूमि को उसके 3 पुत्रों में बांट दिया गया। अब प्रत्येक के पास 1 हेक्टेयर भूमि रह गई, जो कि 1 हेक्टेयर जमीन पर ठीक ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इस गांव में कुछ किसानों के पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते परिवार के कारण भूमि का वितरण असमान हो गया है। अर्थात कुछ के पास अधिक और बहुसंख्यक लोगों के पास कम भूमि है। अब बात करते हैं बहुविधि फसल प्रणाली की। बच्चों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू और हरी सब्जियों का भी उत्पादन करने लगे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने फतेहपुर गांव के विकास की बात की, उसके बाद उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत उत्पादन के अन्य साधनों की चर्चा करते हुए श्रम, पूंजी, संगठन और साहस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। बिहार के एक गांव की कहानी। पहला प्रश्न है, फतेहपुर गांव में कौन सी नदी बहती है? गंगा, पुनपुन, यमुना या फिर घाघरा? गांव में कुल कितने परिवार हैं? लगभग 1100, लगभग 1200, लगभग 1400, लगभग 1500। कौन सा कथन सही है? गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, एक डिग्री कॉलेज है। उपरोक्त सभी सही है। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, विनिमय। उत्पादन के कुल कितने साधन हैं? 1, 3,
5, 8। इनके सही उत्तर हैं आइए बच्चों, आज की कहानी देखते हैं जिसका शीर्षक है वंश वृक्ष, जिसमें हम जानेंगे कि क्या था सीमा का वंश वृक्ष। सीमा का वंश वृक्ष। उद्यमी आपके आसपास होते हैं, आपके परिवार में भी होते हैं। एक समय की बात है, एक ऐसा गांव था जहां ढेर सारे आम के पेड़ थे, जो सूरज की तेज गर्मी में भी झूमते रहते थे। सीमा का घर भी एक ऐसे वृक्ष के पास था। सीमा एक ऐसी लड़की थी जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। उसे एक झूला चाहिए था, जिसके लिए वो अपनी दादी को मनाने की पूरी कोशिश में थी। इसीलिए वो दादी के पीछे पीछे घूमकर उनसे बार बार बोल रही थी कि मुझे झूला चाहिए, मुझे झूला चाहिए, मुझे झूला चाहिए। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें पता था कि सीमा जिद्दी लोगों के वंश से है, जो कभी हार नहीं मानेगी। बहुत प्यार और धैर्य के साथ उन्होंने कहा, हमारे परिवार में हम ये नहीं कहते कि हम ये चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम बनाएंगे। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई और दादी की कहानी सुनते सुनते सीमा को पता ही नहीं चला कि शाम कब हुई और कब अंधेरा हो गया। बेटी, आपके दादा एक शिक्षक थे। आप उन्हें एक शिक्षक के रूप में जानते हो, लेकिन वो एक आविष्कारक भी थे। उन्हें फिल्में पसंद थी, पर उनके गांव में कोई सिनेमा हॉल नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने एक प्रोजेक्टर का निर्माण किया और सितारों की छाव में पूरे गांव को फिल्में दिखाई। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की स्पॉटलाइट और स्क्रीन भी बनाई। आपकी चाची एक शुद्ध नारियल तेल की कंपनी शुरू करना चाहती थी, जिससे साबुन बनता है। लेकिन जब वो व्यवसाय के लाइसेंस के लिए आवेदन करने गई, तो सरकार और बैंक अधिकारियों ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो एक महिला थी। महिलाएं नया काम नहीं करती थी। खैर, वो एक ऐसी महिला थी जो वॉलीबॉल भी खेलती थी, और वो जानती थी कि वे दोनों अधिकारी भी उसके प्रशंसक हैं। फिर उसने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें हराया भी। आप कह सकते हैं कि इस तरह उसने अपनी ट्रॉफी खुद ही जीत ली। इससे वे इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे उसी जगह पर लाइसेंस जारी कर दिया था। सीमा चाची से बहुत प्यार करती थी। उनके बारे में ये नई कहानियाँ उसे बहुत पसंद आई। लेकिन दादी, मुझे सिर्फ इतना ही क्यों पता है कि दादाजी एक शिक्षक थे और जून चाची कपड़े धोती थी? मुझे ये क्यों नहीं पता कि वे व्यवसायी थे? सीमा की दादी ने उसका वाक्य पूरा किया, क्योंकि आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि आप एक समस्या सुलझाने वाले हैं, आविष्कारक हैं, मरम्मत करने वाले हैं, डिजाइन बनाने वाले हैं। हालांकि यही आपकी पहचान है। तो अब तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तुम एक उद्यमी हो? सीमा's फैमिली ट्री। सीमा का वंश वृक्ष आप 4-4 के समूह में जाकर पूरा करेंगे। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। पहला भाग, हमें बताएं कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सीमा को किन किन चीजों की जरूरत पड़ी। बॉक्सेस पर टिक करें। दूसरा भाग, अब हमें बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन उद्यमी है। माँ, बाप, बड़े भाई बहन, नाना, नानी, दादा, दादी, सबसे सवाल पूछें। ध्यान रहे कि आप माँ और पिता दोनों तरफ के परिवार को शामिल करें। उन उद्यमियों के बारे में संक्षेप में लिखें। अब इस जानकारी से अपना फैमिली ट्री बनाएं। सबके नाम के आगे उनके कौशल जरूर लिखें। ये करने के बाद अगली गतिविधि के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता
और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जो आपके एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का 2nd चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध। तो चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। तो बच्चों, रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है? ax जमा b रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? ax जमा b के बराबर शून्य रखेंगे हम। अब b को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो ये आएगा ax बराबर में माइनस का b, यानी कि x बराबर माइनस b बटे में a। तो यहाँ पर x बराबर में माइनस b बटे में a रैखिक बहुपद का शून्यक है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 है, इसीलिए इसके शून्यक 2 या 2 से कम होंगे। तो चलिए मान लेते हैं इसके शून्यक है अल्फा तथा बीटा। तो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का हमने नाम दिया है, एक का अल्फा और बीटा। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? मान लेते हैं ये है हमारा द्विघात बहुपद ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब तो इसमें शून्यकों का योग होगा, यानी कि अल्फा जमा बीटा बराबर होगा माइनस b बटे में a, जहां पर b जो है वो x का गुणांक है तथा a x वर्ग का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी अल्फा गुने में बीटा बराबर होगा c बटे a के। अब c द्विघात बहुपद का अचर पद है तथा a द्विघात बहुपद में x वर्ग का गुणांक है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। द्विघात बहुपद x वर्ग जमा 7x जमा 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल देखते हैं। द्विघात बहुपद है x वर्ग जमा 7x जमा 10। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे, जो आएगा x जमा 2 गुने में x जमा 5। इसलिए x वर्ग जमा 7x जमा 10 का मान 0 होगा यदि x जमा 2 बराबर 0 हो या x जमा 5 बराबर 0 हो।
अर्थात जब x बराबर में माइनस का 2 हो या फिर x बराबर में माइनस का 5 हो, यानी -2 तथा -5 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए मान लेते हैं अल्फा बराबर है -2 तथा बीटा बराबर है -5। अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा जमा बीटा का मान होगा -2 जमा -5। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा -7। अब ये बराबर होना चाहिए -b/a के। तो चलिए देखते हैं क्या ये -b/a के बराबर है या नहीं। उससे पहले जान लेते हैं b और a का मान क्या है। यहाँ पर x का गुणांक b का मान है तथा x² का गुणांक a का मान है, यानी a बराबर है 1 तथा b बराबर है 7 के। तो -7 देखते हैं क्या -b/a के बराबर है या नहीं। यहाँ पर b के मान को रखिए, यानी ये आता है -7/1 जो कि बराबर है -7 के। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जमा बीटा का मान भी -7 है तथा -b/a का मान भी -7 है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -b/a की जगह पे -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने में बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखते हैं, -2 गुने में -5। इसको हल करने पर 10 आएगा और ये बराबर होना चाहिए c/a के। अब देखते हैं c और a का मान क्या है। द्विघात बहुपद में अचर पद को हम c कहते हैं, यानी c का मान है 10 तथा x² के गुणांक को a कहते हैं, यानी a का मान है 1। तो अब देखते हैं क्या ये 10 c/a के बराबर है या नहीं। c और a के मान को रखिए, यानी 10/1 जो कि बराबर होता है 10 के, यानी अल्फा गुने बीटा का मान भी 10 है तथा c/a का मान भी 10 है। c/a को हम अचर पद बटे में x² का गुणांक भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं या फिर शून्यकों का योग और गुणनखंड दिया हुआ है तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x² माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा गुने में बीटा। आपको दोनों शून्यकों का मान अगर पता होगा, यानी अल्फा और बीटा का मान पता होगा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी हमें दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा जमा बीटा का मान -3 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान 2। तब द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम x² माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा गुने बीटा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र में अल्फा जमा बीटा तथा अल्फा बीटा का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा x² माइनस -3x जमा 2, जहाँ पर -3 अल्फा जमा बीटा का मान है तथा 2 अल्फा गुने बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² जमा 3x जमा 2। तो ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 तथा शून्यकों का गुणनफल 2 है। इस वीडियो में हमने सीखा द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a होता है द्विघात बहुपद के केस में। इसी प्रकार अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a के। अगली वीडियो में हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध।
नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण तथा सामाजिक कारण को जानते हुए धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद के बारे में जान लेना चाहिए। आखिर यह राष्ट्रवाद होता क्या है? तो चलिए इस राष्ट्रवाद को जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का भी अभाव था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऐसे कई तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गई और भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। दोस्तों, देश के समस्त लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़ने की विचारधारा को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है और यह राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता संग्राम है। आइए भारत में राष्ट्रवाद के उदयों के कारण जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के शोषण और उनके द्वारा किए गए अत्याचार के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश राज्य के अधीन में आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए करा दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना भी बलवती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। आइए बात करते हैं आर्थिक कारणों की। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती ही चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व अर्थात लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। स्थायी बंदोबस्ती के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भूभाग सरकार को देना पड़ता था। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए नील और अफीम की खेती शुरू कर दी। 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा दिया गया था। दोस्तों, इस प्रकार भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। आइए अब बात करते हैं सामाजिक कारणों की। राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हेय की दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे।
भारत में रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। दोस्तों, इसके अलावा सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे पदों पर भारतीयों को नहीं पहुंचने दिया जाता था। परीक्षा में भी भारतीयों के साथ पक्षपात किया जाता था। यदि कोई सफल हो भी जाता था तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पद से हटाने के अनेक प्रयास किए जाते थे। विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलनों की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय भी राष्ट्रवाद की ही देन थी। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। आइए देखते हैं इस विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। यह युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 में समाप्त हुआ। यह युद्ध दो गुटों में बटा हुआ था। पहले थे मित्र राष्ट्र के देश, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अमेरिका इस गुट का सदस्य 1917 में बना। दूसरा गुट था केंद्रीय शक्तियों का। इसके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली शामिल थे। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। यह विश्व युद्ध विश्व में औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उपनिवेशों के फैलाव के लिए लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम विश्व युद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए इस युद्ध में तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी सहयोग दिया। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद 1913 में लाला हरदयाल के प्रयासों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। साथ ही 1916 में कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल दोनों एक हो गए। दोस्तों, महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय बेरोजगार होने लगे। युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने भारत से अपना नियंत्रण खत्म करने के बजाय और कठोर नियम बनाने शुरू कर दिए। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने राष्ट्रवाद के उदयों के कारणों में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण तथा धार्मिक कारण को जानते हुए प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर
चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद, आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1913, 1914, 1916, 1918। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे? आर्थिक मंदी, करों में वृद्धि, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1785, 1885, 1985, 1887। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1900, 1905, 1907, 1910। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण कौन सा था? अंग्रेजों की शिक्षा नीति, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों का पक्षपात, उपरोक्त सभी। इनके उत्तर हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ।